मैं इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया है, आज की गोष्ठी का जो विषय है वो है भारत और गिलगित बाल्टिस्तान। वर्तमान समय में पूरे देश के लिए हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय की प्रस्तुति आज गोष्ठी में जो देने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर शिव पाठक जी। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर बी के कुठियाला जी करेंगे। मैं आप सभी श्रोताओं का और सभी प्रतिभागियों का इस गोष्ठी में एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये जो विषय है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप जन जन तक पहुंचाएंगे, जिसमें हमारी इस गोष्ठी की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। अब मैं आज की प्रस्तुता शिव पाठक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। श्री शिव पाठक जी। और ये अवसर प्रदान करने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। पंचनद शोध संस्थान को धन्यवाद। कुठालिया साहब को मेरा नमस्कार। उनके साथ एक दो बार कार्यक्रम हम भोपाल में कर चुके हैं और कार्तिक की अध्यक्षता कर रहे सर को भी नमस्कार मेरा। अब मैं अपना विषय रखता हूं। विषय ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान कैसे महत्वपूर्ण है और ये क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसका इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है और ये कैसे भारत या अन्य देशों के लिए भी ये कैसे महत्वपूर्ण है। इस परिदृश्य में हम पूरा अपना प्रस्तुत करना चाहेंगे और यहाँ पे काफी वरिष्ठ लोग भी इसमें शामिल होंगे। उनके भी राय का भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपना अध्ययन केंद्र भी अभी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और मैक्सिमम लेवल पर इसको ले चलने की कोशिश है। उस दृष्टि से भी हम अपने को विषय को रखना चाहें। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो जम्मू कश्मीर प्रांत रहा है वो क्या था और उसकी ज्योग्राफी क्या थी। उससे ये बात निकल के सामने आएगी कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है। इसमें अगर आप देखें तो जो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसका भूभाग, उस जम्मू कश्मीर का जो भूभाग है वो 2022 किलोमीटर है। एक बेसिक तथ्य है, एक बेसिक बातें हैं जिससे अपनी ज्योग्राफी और अपना एरिया स्पष्ट होता चलेगा। उस 2,22,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो भारत के पास मात्र 1,01,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है। 1,21,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि विदेशी के कब्जे में है, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। चीन इस भूभाग पे अक्साई चीन, मिंसर और सक्सगाम वैली मिला करके लगभग 42,000 के आसपास भूमि कब्जा करता। 37,000 के आसपास अक्साई चीन, 5100 के आसपास सक्सगाम वैली और लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब यहाँ पे अपने वैचारिक स्पष्टता के लिए दो बातों को ध्यान देना आवश्यक है। चूंकि ये जो स्थितियां रही हैं वो 5 अगस्त 2019 के पहले की है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर प्रांत का भी संघ शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। तो जो भूमि पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर थी उसमें एक आयाम जुड़ गया है लद्दाख, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान की भूमि है
वो लद्दाख का भूभाग है और जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का भाग है। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत लद्दाख। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, वो पाक अधिकृत लद्दाख का बेसिकली हिस्सा है। अब उसको जम्मू कश्मीर से जोड़ने का कोई इस समय अधिक अर्थ नहीं है। तो हम उस भूभाग को देखने की कोशिश करते हैं और ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि पूरा हिंदू कुश से लेकर के जो ये हिंद महासागर तक का भूभाग बेसिकली भारत ही है, लेकिन परिस्थितियां बस उसको कालखंडों की दिवस के अन्य अन्य नामों से हमको कहना पड़ रहा है इस समय। लेकिन वो जो भूभाग है बेसिकली काराकोरम हिंदकुश के बीचों बीच स्थित वाला भूभाग है और उसका अपना रणनीतिक महत्व है, जिसको हम आगे जब कई आयाम इसकी चर्चा करेंगे तो हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान अभी का उसकी राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि ना वो तो देश है, ना वो प्रांत है, और ये उसकी लीगल स्टेटस नहीं पता चल रही। लीगल स्टेटस ना पता होने के कारण ही सारी समस्याओं का जड़ आता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका संवैधानिक विकास कैसे होता है। संवैधानिक विकास ये होता है जब पाकिस्तान उस पर आक्रमण करता है, जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करता है, तो वहां एक रेजिडेंट सबसे पहले नवंबर 1947 में भेजा जाता है। और जब ये कराची एग्रीमेंट होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कराची एग्रीमेंट के बाद ही पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था चलना शुरू होती है। और उसी कराची एग्रीमेंट में गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए रेजिडेंट शब्द एजेंट शब्द यूज होता है कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। और ऐसे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये व्यवस्था रहती है 1947 से 1950 के आसपास। ऐसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रशासन चलाया जाता। जब लियाकत अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो इसको किसी और भूमिका में तो नहीं रखते हैं, पर उसका नाम बदल देते हैं पॉलिटिकल रेजिडेंट। और दो पॉलिटिकल रेजिडेंट रखे जाते हैं, एक गिलगिट के लिए, एक बाल्टिस्तान के लिए। पाकिस्तान इसे नादन एरिया कहता है, अपना उत्तरी क्षेत्र कहता है। और इस नादन एरिया को दो भागों में प्रशासन करता रहता है और लगभग ये 67 के आसपास तक का ये प्रशासन हो जाता है। या ऐसे मान लीजिए कि 65 का युद्ध भी हो जा रहा है और 63 में चीन और पाकिस्तान की मित्रता संधि भी हो जा रही है। उस समय तक वो रेजिडेंट के माध्यम से ही काम करने की कोशिश करता है गिलगिट बाल्टिस्तान में। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स पाकिस्तान बनाता है। फिर कश्मीर अफेयर्स के बाद उसी को एक्सटेंड करता है और काना बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर एंड नार्दर्न एरियाज करके प्रशासनिक ढांचा तय करता है, जिसमें एक अधिकारी इस प्रशासन को, इस एरिया के प्रशासन को देखता है। फिर 1993 में इसका नाम नार्दर्न एरिया से अलग करके गिलगिट बाल्टिस्तान इसको क्षेत्र के नाम से संबोधित करने की कोशिश किया जाता है। उसके कई कारण थे, क्योंकि वहां की एक आइडेंटिटी विलुप्त हो रही थी वहां के लोगों की। इस नाते उन्होंने एक आंदोलन किया और इस तरह की स्थितियां आई कि पाकिस्तान कहीं कहीं ना उसके नाम से उसको संबोधित करने की कोशिश करने लगा। फिर 94 में जब बेनजीर भुट्टो की सरकार थी तो एक लीगल फ्रेमवर्क करके आर्डर आया। उस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के बाद वहां के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को प्रशासन में भागीदारी करने की बात का सुझाव दिया गया। फिर 2009 में एक लीगल आर्डर आता है जिसमें रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बात आती है। और अभी जो 2018 का जो सबसे जहां से ज्यादा विवाद शुरू हुआ है वो 2018 का लीगल आर्डर है, एग्जीक्यूटिव आर्डर है। यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये उसी तरह के एग्जीक्यूटिव आर्डर है जिस तरह भारत में चार्टर एक्ट आया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान इस भूमि को पूरा उपनिवेश के रूप में ही विकसित कर रहा है और उपनिवेश के माध्यम से ही चलाए रखना चाहता है। तो इस नाते ये एग्जीक्यूटिव आर्डर कोई लेजिस्लेटिव या किसी वाइडर डिस्कशन का हिस्सा ना होकर के बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के आदेश से आता है। तो ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा अभी तक का गिलगिट बाल्टिस्तान का, जहां पर अभी
मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में ये शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। बस सिर्फ जिक्र करने के लिए आवश्यक है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ये सारे परिवर्तन जो अभी हो रहे हैं वो चीन के दबाव में हो रहे हैं, क्योंकि वो एरिया डिस्प्यूटेड मानता है चीन भी, और उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क चाहता है। ऐसी स्थिति में ये शासन व्यवस्था वहां चलाई जा रही है। अब अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे तो एक चीज ये देखना होगा कि आखिर वो जमीन है किसकी। तो सबसे पहला तय हो जाता है कि वो जमीन किसकी है, तो ये जो सबसे बड़ी भूमिका वहां निर्वाह कर रहा है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की वो भूमि नहीं है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की उत्पत्ति जो हो रही है वो 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट से हो रही, भारत के विभाजन से हो रही है। इसके पहले पाकिस्तान भी भारत ही है। तो उस एक्ट के माध्यम से, उस एक्ट के आधार पे जो भूभाग पाकिस्तान को मिला है वो बहुत स्पष्ट वर्णित है। उसमें कहा गया है कि पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और कमिश्नरी प्रांत बलूचिस्तान और उसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, ऐसे करके उसकी भूभाग का वर्णन स्पष्ट 1947 एक्ट में किया गया, जिसमें इस भूभाग का कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसके बाद जो पाकिस्तान अपना संविधान बनाता है और अनुच्छेद 1 दर्शाता है, अनुच्छेद 1 में बिल्कुल यह स्पष्ट है कि उसका भूभाग क्या है। उसमें आज भी लिखा हुआ है जो उसे 1947 एक्ट में मिलता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जब 71 वार होता है और पूर्वी बंगाल स्वतंत्र बांग्लादेश हो जाता है। तब तक पाकिस्तान में 3 संविधान आ चुके हैं और कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता, और जिसके अनुसार पाकिस्तान आज शासित होता है 73rd का जो संविधान है उसमें भी इस भूभाग का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान के किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में, किसी भी लिखित दस्तावेज में इस भूभाग का कोई वर्णन नहीं है और न कोई दावा किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण संस्था लीगैलिटी डिफाइन करने में आती है, वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र आज की भूमिका में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हम बात को समझने के लिए और लीगैलिटी को जानने के लिए इसका जिक्र कर लेते हैं। जब 1 जनवरी 1948 को भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जाता है और अपनी शिकायत करता है कि हमारे प्रांत पर आक्रमण हुआ है और हम अब पाकिस्तान पे आक्रमण कर देंगे यदि इनके जो आए हुए सैनिक, नागरिक और कोई भी उद्देश्य से आया हुआ व्यक्ति वापस नहीं हो जाता। इस शिकायत के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जाता है। पाकिस्तान भी अपना पक्ष रखता है, लेकिन जो वहां निर्णय होता है बेसिकली जो प्रस्ताव 39 है और प्रस्ताव 47 है, ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये आता है कि जो 39 वाला, जिसमें ये कहा जाता है कि ये 20 अप्रैल 1948 के शायद डेट है, 20 अप्रैल 1948 को ये प्रस्ताव आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं वापस करेगा। सेनाओं के साथ वो सिटीजन्स, नेशनल वर्ड यूज करता है, और इसके साथ ये भी कहता है कोई भी इस इंटेंशन से घुसा हुआ कोई भी व्यक्ति उस टेरिटरी में है वो वापस हो जाएगा। एक दूसरा ये था कि भारत अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा, लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि इंडिया विल मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम फोर्सेस टू सपोर्ट टू एस्टैब्लिश द लॉ ऑर्डर एंड सपोर्ट द लोकल गवर्नमेंट। ऐसा करके उसमें पार्ट बी में रखता है कि भारत की न्यूनतम सेना रखेगा जो वहां के विधि और व्यवस्था स्थापना के लिए और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए वहां रखे। और तीसरे भाग में प्लेबेसाइट है। तो ये इस तरह से इस प्रस्ताव में पूरा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक आक्रमणकारी देश है। पाकिस्तान की थोड़ी सी चालाकी ये हो जाती है जब 13 अगस्त 1948 को जब युद्ध विराम होता है, उस समय भारत की तरफ से कमजोरी ये रही कि उसने बिना पाकिस्तान की भूमि खाली कराए हुए संधि विराम स्वीकार कर लिया। यहाँ भारत की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 13 अगस्त 1948 तक गिलगिट बाल्टिस्तान आपका हिस्सा बना रहा या प्रशासनिक नियंत्रण में आपके रहा, जहां पे ब्रिगेडियर घनसारा सिंह
जब गिलगित एजेंसी समाप्त होती है, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह वहां नेतृत्व करने जाते हैं और फिर जब संध हो जाती है तो ये भी सरेंडर करके वापस आ जाते हैं। इसका आगे जिक्र हम संभव होगा तो और करेंगे। तो इस प्रकार से वो आपकी भूभाग अभी तक बची रही है। अब ज्यादा नहीं, लेकिन 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद संयुक्त राष्ट्र में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। और जब मोदी सरकार 2014 में आई तो जो संयुक्त राष्ट्र का मॉनिटरी ग्रुप था, मिलिट्री यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की जो ऑफिस थी श्रीनगर और दिल्ली दोनों में बंद करा दिया। तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं बचती है। लेकिन उससे ये सिद्ध होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना था कि पाकिस्तान एक आक्रमणकारी देश है, उसकी वहां कोई भूमि नहीं है। और जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या मीर मुजफ्फराबाद की सरकार या गिलगित बाल्टिस्तान में सरकार है, उसको भी संयुक्त राष्ट्र कोई मान्यता नहीं देता है। तो इस लीगली टर्म में आप कहीं पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। अब इस प्रश्न के बाद जब ये आता है कि ये जब लीगली नहीं है तो फिर वो है किसका, एक दूसरा बड़ा प्रश्न आ जाता है कि अगर वो पाकिस्तान का नहीं है तो फिर किसका है। अब इसको शर्त को देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो भारत का कैसा है। अब ये डिस्कशन भी अपने आप में हमारे लिए विडंबनापूर्ण ही है, क्योंकि वो भारत ही है जो पिछले 70 सालों से हमसे किसी कारणों से दूर है। लेकिन फिर भी उसकी रियलिटी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्यों ये कह देने से संभव नहीं बनता कि वो हमारी भूमि है। और सबसे पहला प्रमाण ये है कि जब भारत स्वतंत्र होता है और जब पूरा जम्मू कश्मीर भारत में विलय करता है, उस समय महाराजा हरि सिंह गिलगित एजेंसी जो है, जिसका गठन ब्रिटिशर ने किया था, इसके लिए किया था, 60 साल के लिए किया था, वो घनसारा सिंह को शासन दे के जाते हैं, उसको अपना क्या कहते हैं उत्तराधिकार के रूप में दे के जाते हैं, जो घनसारा सिंह अपना चीज को नियुक्ति पत्र लेके वहां जाके गवर्नर के रूप में बने रहते हैं। तो सबसे पहले ये तय है कि वो भूमि उत्तराधिकार के रूप में जम्मू कश्मीर प्रांत को मिली है। एक दूसरा जो देखना है आपको कि वो ऐसा है, तो जैसे भारत की संस्कृतियां पूरे देश में है, उसी तरह उसी संस्कृति में गिलगित बाल्टिस्तान आपका अपना है। एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि संस्कृत का उसका भाषा की दृष्टि से देखिए, जिस तरह से विविधता भारत के पूरे वैविध्य मिलता है भाषाई दृष्टि से, वो वैविध्य वहां भी मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग आते हैं, लेकिन लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन गिलगित बाल्टिस्तान की मानी जाती है। उस भूभाग में, उस 20 लाख के भूभाग में लगभग 7 बोलियां ऐसी हैं, भाषाएं ऐसी हैं जो मुख्य रूप से बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त अभी अपना जम्मू कश्मीर का अध्ययन का एक प्रोजेक्ट था भाषा में, उसमें ये निष्कर्ष था कि लगभग 62 तरह की बोलियां उसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसी भाषा विविधता या भाषा भूभाग का आपका वो हिस्सा रहा। दूसरा महत्वपूर्ण पहनावा होता, मैं सारे पहनावों का जिक्र तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व वहां आज भी है। जैसे भारतीय समाज में जो पगड़ी का महत्व है, वो पगड़ी का महत्व वहां भी है, और लगभग पुरुष और महिलाएं दोनों पगड़ी, और पगड़ी दिवस 11 मई के दिन वो पगड़ी दिवस भी मनाते हैं। बाकी जो ड्रेसअप है जो जम्मू कश्मीर प्रांत के इस तरफ पहने जाते हैं उसी तरह के भाषाएं, सीना और बाल्टी भाषा है, बेसिकली वो सीमा के दोनों तरफ बोली जाती है। तो इस तरह से है। और जो सबसे यूनिक कल्चर आप जिसको धर्म और संस्कृत का भेद जहां से आप पा सकते हैं, वो है कि वहां के मस्जिदों में स्वास्तिक के निशान हैं। उस स्वास्तिक निशान का अंतर है, चूंकि यहाँ एक अधिकारी आए थे वहां के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके अनुसार था कि वो नास्तिक और इस्लाम हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, और उस सम्मिश्रण में दिखाते हैं कि वह कैसे कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। अब हम इस सांस्कृतिक आधार को छोड़ करके अगर आपको ऐतिहासिक आधार पे चलना हो, तो रजत रंगड़ी में इसका आधार इस एरिया को दर्द कहा गया, दर्दीप लोग। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो देखेंगे तो हमेशा भारत का हिस्सा रहा, किसी भी समय, बौद्ध के समय,
तक के समय, कुषाण के समय या इसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास है जहां पे इस्लाम और आके इसको धर्मांतरण करता है, उस आधार पर यह भूभाग सदियों से भारत का ही हिस्सा रहा है और अलग अलग समय पर इस पे शासन रहा है। जब डोगरा शासन स्थापित होता है तो मेजर जोरावर सिंह के नेतृत्व पे इस पे पूरे भूभाग पे आपका कब्जा है, आपका भारत का कब्जा है, भारत का नेतृत्व है और भारत का शासन है। तो ये तीनों दृष्टियों से आप देख सकते हैं कि उसका वैधानिक आधार पे भारत कैसे है, सांस्कृतिक आधार पे भारत कैसे है और ऐतिहासिक आधार पे भारत कैसे है। प्लस यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों जम्मू कश्मीर की भूभाग का वर्णन करते हैं और वो भूभाग ये है कि जो भूभाग उस समय था 26 अक्टूबर 1947 को था, उसी भूभाग पे भारतीय संविधान चर्चा करता है। और इसका और भी आंकड़े देख सकते हैं। जब 1911 के जनसंख्या की गई है तो 1912 की जनसंख्या में उस भूभाग का जनगणना है। इसके बाद भी जो 21, 31, 10-10 साल पे जनसंख्याएं होंगी उसका लगातार रिकॉर्ड है कि वो भारत का भूभाग है। इसके बाद जब ये महाराजा हरि जी प्रजा परिषद का गठन करते हैं तो उस भूभाग के प्रतिनिधियों को अब प्रतिनिधित्व देते हैं अपने प्रजा परिषद में। स्टेट सब जब जो 1927 में पास होता उसमें उस भूभाग का सारा जिक्र है। तो इन चारों आधारों पे आप कह सकते हैं कि वो वैधानिक आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे वो अपनी भूमि है। अब एक विषय आता है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, भूमि है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी इसमें आ जाता है। वो तीसरा पक्ष है चीन। चीन इस नाते महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन लद्दाख के दोनों भागों में है। वो लद्दाख जो भारत के नियंत्रण में है और वो लद्दाख जो गिलगिट बाल्टिस्तान है। तो जो भारत के तरफ चीन की भूमिका है वो अक्साई चीन, जो 1962 में के युद्ध में अक्साई चीन की भूमि चली गई थी। इसके बाद सक्सगाम वैली है 5100 वर्ग किलोमीटर का, जो वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान चीन की मित्रता संधि 1963 में होती है, जिसके माध्यम से चला गया। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस लद्दाख के भूभाग पे जम्मू कश्मीर लद्दाख के भूभाग पर चीन एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आपका एक पार्टी है और जो लद्दाख का क्षेत्र पाकिस्तान में है उस पर वो भारी तरह से निवेश कर रहा है। उसके बहुत सामरिक कारण है, अगर जिक्र आएगा आगे तो हम लोग उसके और जिक्र करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो उसका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बन रहा है। वो गलियारा उसके जिंगजांग प्रांत से शुरू होकर के और गदावर कोट तक जा रहा है और जिसमें एक तरह से पाकिस्तान के पूरे अवसंरचना, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात चल रही है, जिसमें सड़क, ऊर्जा और ये दूर संचार की जो वस्तुएं हैं, ऑप्टिकल फाइबर की, वो पाकिस्तान के चारों प्रांतों में वो विकसित करना चाह रहा है। और ये 42-46 करोड़ से शुरू हुआ ये निवेश लगभग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो 62 करोड़ के बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसे स्थिति में अब आप कह सकते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन एक महत्वपूर्ण दावेदार या एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में वहां प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में चीन को भी हम अपने ध्यान में रखना होगा। इसका जिक्र हम क्वेश्चन आंसर या और किसी सत्र में जब और कॉरिडोर के विषय में अगर कुछ जानकारी की जरूरत होगी तो हम कर लेंगे। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो भूमि भारत की है तो महत्वपूर्ण कैसे है। देखिए, सबसे पहले उस भूमि का जो महत्व है वो रणनीतिक महत्व और कोई आज से नहीं है, वो शुरू से है, वो ग्रेट गेम का हिस्सा है। ऐसा है आज के संदर्भ में अगर देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तिब्बत था या किर्गिजिस्तान की सीमाएं वहां मिलती थी। अगर और थोड़ा सा और पहले चलें तो ऐसा माना जाता था कि भारत, तिब्बत, सोवियत यूनियन, इनके सीमाएं वहां मिलती थी। या क्षेत्र कहा जाता था व्हेयर एम्पायर मीट्स, जहां पर महाशक्तियों का मिलन होता है या जहां पर साम्राज्यों का मिलन होता है, इस ये भूभाग है। और यही वो भूभाग है जहां पे
वायु और जल की विकास न होने से, मार्गों का विकास न होने से यही वो मार्ग है जो भारत को मध्य एशिया या यूरेशिया और यूरोप तक लेके जाता है। और यही ट्रेड रूट था जो भारत के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार था, जहां पे भारतीय क्षेत्र से होकर के ये सारी चीजें जाती थी। ये क्षेत्र जब किसी विदेशी ताकत के हाथ में चला गया तो एक प्रकार से भारत का एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है, जो भूभाग चली गई है। अन्यथा भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिल रही थी। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना है कि अगर ये भूभाग गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास होता तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इतना प्रगाढ़ कभी नहीं हो सकती। यही वो भूभाग है जहां पर चीन और पाकिस्तान मिलते हैं और उनकी दोस्ती या इनमिटी भारत के प्रति में एकात्म लाती है। तो अगर ये नहीं होता तो उनकी कोई बाउंड्री टच नहीं करती और फिर उनसे कोई मिलने का आधार नहीं बनता। इस कारण से ये मतलब भारत की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। दूसरा जो आर्थिक परिदृश्य है, उस आर्थिक परिदृश्य में भी ये भूमि आपको महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो मिनरल डिपार्टमेंट का बोर्ड है वो बताता है कि यहाँ 1482 खनिज हैं, सोने की खादाने हैं। इसके बाद यूरेनियम की सप्लाई यहाँ चोरी चोरी से होती है, जो बड़ा भूभाग है। इसके बाद जो और बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, सोना होता है, ये सब पाए जाते हैं। जलाशयों की दृष्टि से भी माना जाता है कि ये जो पोलर एरिया है उससे ज्यादा पानी यहाँ पे है। सिंचित भूभाग है। यद्यप कृषि के दृष्टि से ये भूभाग मात्र 2% भूमि है जो कृषि के योग्य भूमि है, लेकिन इस खनिज पदार्थों के दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब एक प्रश्न आता है, अगर ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो भारत के पास विकल्प क्या है? अगर ये देखा जाए कि उसको भारत को लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है, तो ये भारत के पास विकल्प क्या है? तो भारत के पास विकल्प जानने के पहले ये बहुत जरूरी जानना है कि चीन और पाकिस्तान का संबंध क्या है और चीन और पाकिस्तान उस एरिया का किस प्रकार शोषण कर रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान, ये गिलगिट बाल्टिस्तान एक तरह से दोहरा उपनिवेश को झेल रहा है। डबल कॉलोनी है, एक तरफ चीन की कॉलोनी बन चुका है और एक पाकिस्तान का कॉलोनी है। और दोनों का उद्देश्य मात्र ये इतना है कि वहां जो जन है या धन है, मैन और मटेरियल रिसोर्सेज का, उसका सिर्फ दोहन करना है। वहां के डेवलपमेंट का कोई भूमिका नहीं है, विकास नहीं है। अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो वहां आज भी कोई कॉलेज, कोई महाविद्यालय नहीं, इंटर के बाद कोई पढ़ाई नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। इवन आईआईटी या छोटे छोटी चीजों के लिए भी आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है। साथ में मेडिकल वगैरह तो आगे की सुविधाएं हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसका कारण यहाँ पे विकास एकदम पिछड़ा है। महिलाओं की आप सोचिए कि साक्षरता दर 3.5% है और टोटल साक्षरता दर वहां 13.5% है। तो आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या, अगर पूरे साउथ एशिया में देख लिया जाए और किसी भी प्रांत को देख लिया जाए, इवन पाकिस्तान के भी किसी प्रांत को भी अगर देख लिया जाए, तो उसकी भी साक्षरता दर 13% नहीं बनती, लगभग 31-35% न्यूनतम साक्षरता दर है। तो इस तरह से एक तो वहां के लोगों को मानव संसाधनों का शोषण है और कोई विकास नहीं, और आर्थिक शोषण किया जा रहा है, और ये दोनों कॉलोनियां कर रही हैं। तो फिर बनता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, बेसिकली यही संबंध तय करेंगे कि भारत के पास कितने विकल्प और कितने ऑप्शन हैं। और अगर चीन और पाकिस्तान के संबंध को समझना है तो इसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम में भी समझने की आवश्यकता है। ये साधारण संबंध नहीं है, ये दो देशों के बीच का संबंध नहीं है। इसके पीछे एक ऑर्गेनिक लिंक है, एक सावी सिद्धांत है, जिसमें भारत को जब विभाजित किया जाता है तो भारत, एंसेंट इंडिया को भारत माना जाता है, मेडुअल को माना जाता है इस्लामिक इंडिया, और ब्रिटेन को और मॉडर्न इंडिया मानी जाती है क्रिश्चियनिटी की। तो जो पाकिस्तान अपनों को मुगल का सक्सेसर के रूप में प्रस्तुत करता है और अपने को इस्लाम का आइकॉन मानता है, उसी तरह
क्रिश्चियनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन ब्रिटेन कर रहा था उस समय, वो अपने को मॉडर्न इंडिया का सक्सेसर के रूप में पाया, और एक कम्युनिज्म, एक विचारधारा आई उसी समय। तो जो भारत को, जो उभरता हुआ भारत है, उसको कंटेन करने के लिए तीन धाराएं बहुत महत्वपूर्ण थी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म। और ये दो, कम से कम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो इस्लाम और कम्युनिज्म है, ये दोनों ऑर्गेनिकली लिंक हैं, वो भारत को कंटेन करना चाहते हैं। और इसके बहुत से कारण हैं उन संबंधों में, लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर है। तमाम मिलिट्री, चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री सहयोग, आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त जो उनका आइडियोलॉजिकल बेस है, उस बेस पे ये संबंध टिका हुआ है, और उसके पीछे एक जड़ है कि गिलगिट बाल्टिस्तान उनमें एक बीच का रास्ता देखता है। अब ये देखना कि भारत की उसको आवश्यकता क्यों है और भारत को क्यों चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चीज ये है कि वो भारत की जनता और भारत का संसाधन है। आपका कर्तव्य है, ये राजनीतिक कर्तव्य है कि आप उनका शोषण ना होने दें, क्योंकि पाकिस्तान उनको कभी अपना नागरिक नहीं मानता। अभी 2018 में उसने जो संशोधन किया नागरिकता को लेकर के, उसमें एक बदलाव है, लेकिन वो भी उसके पीछे जनसांख्यिकी नीति है, डेमोग्राफी चेंज करना है। ये नहीं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के संस्थाओं में हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा इश्यू आ जा रहा है वहां के लोगों के लिए, तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोटेक्ट द मैन एंड मटेरियल ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो भारत का भूभाग है। दूसरा, इस नाते भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक राइजिंग इंडिया, एक उभरता हुआ भारत की अगर सीमाएं सुदृढ़ नहीं है, उसके भूभाग या उसकी जमीन पे किसी और देश का कब्जा है, तो ये रिप्यूटेशनल कास्ट है आपके लिए, एक सम्मान का विषय है आपके लिए, और असम्मानीय हो जाइएगा अगर आपकी भूमि दूसरे के कब्जे में है। ऐसा एक साइकोलॉजिकल रिप्यूटेशनल कास्ट की बात है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रणनीतिक है, वही वो द्वार है, वही वो गेटवे है, जहां पे भारत यूरोप तक अपने थल मार्ग से, अपने रोड से जा सकता है। ये मध्य एशिया में जा सकता है जहां आपका शासन या आपकी संस्कृतियां रही हैं, यूरेशिया, यूरोप, सोवियत यूनियन तक के। तो इस नाते रणनीतिक दृष्टि से वो भूभाग है। और ऐसा भी माना जाता है, एक अपने यहाँ कहा जाता था कश्मीर गंधार देशु, मतलब कश्मीर तभी सुरक्षित है जब गंधार सुरक्षित है। ऐसा 7वीं 8वीं शताब्दी के तमाम लेखों में मिलता है ये बात, कश्मीर गंधार देशु। तो आपको जो अफगानिस्तान और कंधार वैली तक का एक्सेस है, वो ये भूभाग आपको दे देती है। इस नाते इसका अपना रणनीतिक महत्व है। अब दो चार डिबेट और इसमें चलेंगे, हम इस विषय को आगे ले चलेंगे कि भारत को उस भूभाग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारे डिबेट जो हमारे विकल्प होंगे, इस पे हम विचार करेंगे, आगे डिबेट करेंगे, क्योंकि जो रणनीतियां होंगी वो अपने समय से बचेंगी। अभी तो मूल उद्देश्य है कि उस विषय को लोगों को जाना जाए। शायद मैं इस ढंग से ये बताने की कोशिश किया हूं कि वो भूमि भारत की है लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत का वैधानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार है, जिसके माध्यम से आप उसको अपना सकते हैं। पाकिस्तान का निराधार हस्तक्षेप है, यूएनओ की कोई भूमिका अब संदर्भ में नहीं है। चीन एक नया खिलाड़ी है जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, और इस दृष्टि से भारत को अपने विकल्पों पे विचार करना है। ऐसा करके मैं अपना विषय रख रहा हूँ। शायद आगे जो भी कुछ होगा, यहाँ काफी विद्वान और मूर्धन्य व्यक्ति भी जुड़े होंगे जो इस विषय में जानकारी रखते हैं, वो भी अगर शेयर होगा और साझा होगा तो हम विषय को और आगे बढ़ा पाएंगे। जी धन्यवाद।